नमस्कार सभी का। एजुकेशन 9.0 में आप सभी का पुनः वेलकम। आज अपने फिर एक नया वीडियो लेके आए हैं, जिसमें ऊपर आपने आइकॉन देख ही लिया होगा। आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में अपने किसकी बात करने वाले हैं। आज अपने एक ग्रुप में मिक्स में 200% फटाफट हल करने वाले हैं। आप भी साथ साथ में हल करते जाएं ताकि आपका भी रिवीजन होता जाए। पूरे आज अपने 200 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऊपर जो लाइक का बटन है वो भी दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 भाषाएं कौन कौन सी है। जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 4 भाषाएं कौन कौन सी है। एक संथाली है, दूसरी मैथिली है, तीसरी बोडो है और चौथी डोगरी है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं आप साथ साथ में लिखते भी जाना। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। भारतीय भाषाओं को 4 वर्गों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाई समूह कौन सा है। इंडो आर्यन। सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाई समूह कौन सा है। इंडो आर्यन। चौथा प्रश्न है, भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा का जो समूह है वो कौन सा है। चीनी और तिब्बती। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है। किरात कहा जाता है। जो ऑस्ट्रिक जो भाषा समूह है उनको बोलने वालों को क्या कहा जाता है। किरात कहा जाता है। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को क्या कहा जाता है। निषाद। ये देखो, ये प्रश्न है ना, अपने बहुत बार पेपर में पूछा गया है। जो चीनी तिब्बत जो भाषा का एक समूह है उसमें बोलने वाले को क्या कहा जाता है। निषाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है। निषाद। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना है उसे क्या कहते हैं। यानी अपभ्रंशी, इसमें ये थोड़ा सा मिस्टेक है, राजस्थानी है। राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप है उसको क्या कहा जाता है। डिंगल भाषा। क्या कहा जाता है। डिंगल भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक नार पिया को भानी तन वाको सगरा ज्यों पानी। उक्त पंक्ति किस भाषा की है। तो ये कौन सी भाषा की है। ब्रज भाषा की है। अगला है, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और 2 सुकनों की रचना की उसकी मुख्य भाषा क्या थी। अमीर खुसरो की जो ये पहेलियाँ की रचना की थी उसकी मुख्य भाषा क्या थी। खड़ी बोली थी। कौन सी थी। खड़ी बोली थी। ये आपको अमीर खुसरो वाला याद रखना है, कौन सी थी। खड़ी बोली थी। अगला है, देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया। जो हिंदी भाषा की जो प्रमुख लिपि है देवनागरी लिपि, उसको कब स्वीकार किया गया था। 14 सितंबर 1949। आपको पता है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो देवनागरी लिपि को राष्ट्रभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। 14 सितंबर 1949। रानी केतकी की कहानी किस भाषा में लिखी गई है। रानी केतकी की जो कहानी है वो खड़ी भाषा में लिखी गई है। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, जिसे चारणों ने जो प्रादेशिक ब्रज भाषा और मध्य भाषा का जो समूह था उसको चारणों ने किस नाम से जाना। पिंगल भाषा के नाम से जाना। पंच परमेश्वर की रचना किसने की थी। प्रेमचंद ने की थी। पंच परमेश्वर की रचना प्रेमचंद ने की थी। अगला प्रश्न है, बांगड़ू बोली का किस बोली से निकटतम संबंध है। बांगड़ू का किस बोली से निकटतम संबंध है। खड़ी बोली से निकटतम संबंध है। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है। ये देखो अपने बहुत ही अच्छा प्रश्न है। डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है। जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, जो पहले एक स्टेट था अब क्या बन गया। केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अगला है, भारत के किस
प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है, तो महाराष्ट्र और गोवा में बोली जाती है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तेलुगु है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तेलुगु है। और तेलंगाना में भी तेलुगु ही बोली जाती है। तेलंगाना में भी तेलुगु भाषा ही बोली जाती है। तो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या होगी? तेलुगु होगी। अगला है हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक का क्या नाम है? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला है प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया था? तो कृष्ण भक्ति शाखा ने। हंस जवाहिर रचना किस सूफी कवि द्वारा रची गई? कासिम शाह द्वारा। जो हंस जवाहिर रचना किस सूफी कवि द्वारा रची गई? तो वह था कासिम शाह। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? बांग्ला है। जो त्रिपुरा स्टेट है उसकी राज्य भाषा क्या है? बांग्ला है। आँख की किरकिरी होने का क्या मतलब है? अप्रिय होना। जैसे अपन देखते हैं पटवारी के पेपर में जैसे ऐसे मुहावरे पूछे जाते हैं। लाल पीला होने का आप सभी जानते हैं, क्रोध करना। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन थे? प्रेमचंद थे। नमक का दरोगा कहानी है उसके लेखक प्रेमचंद थे, बहुत विख्यात है। अगला प्रश्न है किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को जरूरी नहीं माना था? तो वो कौन सा था? जयशंकर प्रसाद। उसने रंगमंच को जरूरी नहीं माना था। अगला है प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन थे? नरेंद्र शर्मा। प्रभात फेरी। अगला प्रश्न है निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण याद रखना। अगला है बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये जयपुर के राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे बिहारी, है ना। नवरत्न में शामिल थे। अतीत के चलचित्र के रचयिता महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तुलसीदास जी का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष जो ग्रंथ है उसका वर्णन किया गया है? रामाज्ञा प्रश्नावली। अगला है रामचरितमानस में प्रधान रस को किस रस के रूप में मान्यता मिली है? भक्ति रस के रूप में मान्यता मिली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन कवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की? सूरदास, तुलसीदास और जायसी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का क्या नाम था? गारसाद तासी। हिंदी साहित्य में इतिहास के जो पहले लेखक कौन माने जाते थे? गारसाद तासी। अगला है पद्मावत किसकी रचना है? बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत इसकी रचना है। बेताल पचीसी सूरती मिश्र की रचना है। बेताल पचीसी। अगला है लहरें व्योम सुमती उठती चंपलाएं असंख्य नचती जयशंकर प्रसाद ने किस में लिखा है? कामायनी में लिखा है। किस में लिखा है ये? कामायनी में। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया था? जयशंकर प्रसाद ने संवाद शैली का सबसे ज़्यादा उपयोग किया था। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? अज्ञेय में। किस में मिलता है? अज्ञेय में। अगला प्रश्न है भारतेंदु कृत भारत दूरदशा किस साहित्य का हिस्सा है? नाटक साहित्य का हिस्सा है। अगला है जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन जो गोदान है कि किस पात्र द्वारा लिया गया है? महतो।
जो अपनी जान खपाते हैं गोदान में, इसका पात्र कौन था? महतो। दो अकोस के रचयिता कौन थे? सरहपा। कौन थे? सरहपा। प्रेम सागर के रचनाकार कौन थे? लल्लू लाल जी। प्रेम सागर के रचनाकार कौन थे? लल्लू लाल जी। वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता कौन थे? सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो वसंत। साथ साथ में चैनल को लाइक करना भी मत भूलें। आज अपने पूरे 200% मिक्स में पढ़ने वाले हैं, जिसमें जीके, साइंस, हिंदी सब के पर्सन आने वाले हैं, जो आपके पटवार, रीट, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आंसू काव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद। पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास है। पंचवटी में 5 वाटियों का समूह है, पंचवटी है ना। रामचरितमानस में कितने कांड है? रामचरितमानस में कितने खंड है? 7। याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? हरिशंकर परसाई। शुद्ध वाक्य कवित्री जो अपने लिख देखते हैं, कवित्री जो सिर्फ पटवार में अपने देखते हैं, शुद्धि अशुद्धि में अपने देखते हैं कि पूछा जाता है, तो बहुत सारे ऐसे शब्द देते थे, जैसे कवित्री है ना, ऐसे लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। ये शुद्ध शब्द ये आप ध्यान में रखना। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? ऐतिहासिक। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? ऐतिहासिक। अगला प्रश्न है, नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है? मक्खन। नवनीत का सही अर्थ क्या है? मक्खन है। प्राचीन का विलोम क्या हो गया? अर्वाचीन हो गया। मनुष्यता का विपरीत बर्बरता। मनुष्यता क्या हो गया? बर्बरता। किस काल को श्रवण काल कहा जाता है? भक्ति काल। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। किस काल को श्रवण काल कहा जाता है? भक्ति काल को। सूरदास के गुरु कौन थे? ये भी देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो सूरदास जी थे उनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या है? उर्दू है। अरबी फारसी का जो खड़ी बोली में मिश्रण रूप है वो क्या है? उर्दू है, यानी उसकी एक उपज उर्दू भाषा है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र, ये देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र है, जिसका नाम क्या है? उद्दंत मार्तंड, किस सन में प्रकाशित हुआ था? 1826 में, यानी आज से काफ़ी वर्ष पहले हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र, जिसका नाम क्या है? उद्दंत मार्तंड, कब प्रकाशित हुआ था? यानी कौन से सन में प्रकाशित हुआ था? 1826। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय, खड़ी बोली है उसका नाम है वो मध्य देशीय, किस समाचार पत्र में बोला जाता था? बनारस अखबार में बोला जाता था। अगला प्रश्न है, गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता था? प्राकृतिक, जो नेचुरल भाषा है, प्राकृत। सिद्धों की उत्कृष्ट रचनाओं की काव्य भाषा है मिश्रित अपभ्रंश अथवा पुरानी हिंदी। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणार्थ थे हेमचंद्र। अपभ्रंश भाषा के प्रथम कौन थे? व्याकरणार्थ थे हेमचंद्र। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ये देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो पटवार में बहुत बार पूछा जाता है। देवनागरी लिपि है ना, देवनागरी लिपि किस, इसका विकास है वो किस लिपि से हुआ है? ब्रह्म लिपि से हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पटवार में पूछा गया पिछले साल, है ना, पटवार में पूछा गया था। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तेलुगु। तेलुगु कहाँ बोली जाती है? तेलंगाना में बोली जाती है, जो हैदराबाद की क्या है? प्रमुख भाषा है। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? ये देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो तमिल भाषा है ना, तमिल भाषा, वो द्रविड़ परिवार की जो बहुत सारी भाषाओं का जो एक समूह है, जिनकी उत्पत्ति यहाँ से हुई है, उनकी प्रमुख यानी जननी जो
भाषा है वो कौन सी है? तमिल है। यानी एक प्रकार से ये समझिए कि तमिल सबसे द्रविड़ भाषाओं के अपभ्रंश में सबसे पुरानी भाषाओं में जानी जाती है तमिल। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? ये देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नागौर जिले से हुई थी। बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है ना। 2 नवंबर को हुई थी। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। नागौर कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। इसमें पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन होना चाहिए? देखो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। 1922 में भारत के ऐसे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने मांग की थी कि भारत के संविधान की संरचना बनाने हेतु गोलमेज सम्मेलन होना चाहिए? तो उसके लिए कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू ने मांग की थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर के प्रस्ताव पारित किया था? तो कब किया था? 1936 में कांग्रेस ने। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वैश्विक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो 1938 में सबसे पहले मताधिकार जो आज अपने देखते हैं कि 18 वर्ष की उम्र में मत कर सकता है, उसका अधिकार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले इसका गठन किया था एक सभा का। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो वो क्रिप्स योजना थी। कौन सी योजना थी? क्रिप्स योजना थी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? फिल्म अभिनेता की बात नहीं कर रहे हैं अपने, अभिनेत्री की बात कर रहे हैं। तो नरगिस दत्त। ये बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है। राज्यसभा के लिए, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। तो प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। निम्न में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान में कुल कितने सदस्य थे उस वक्त? 389। संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? जुलाई 1946। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? वर्गीय यानी वर्गों के आधार पर जो मताधिकार का प्रयोग करके हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों की जो अलग अलग प्रांतें थी उनकी विधानसभाओं ने। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया था? मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा बनानी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने क्या किया था? बहिष्कार किया था। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के 296 सदस्यों का निर्वाचन हुआ। इनमें से सभा में कितने आए थे? 208 लोग आए थे। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? तो वो है हैदराबाद। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। संविधान सभा में किस देशी रियासत ने प्रतिनिधित्व में भाग ही नहीं लिया था? कौन सी रियासत थी? हैदराबाद। भारतीय संविधान में निम्न में से किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। बहुत बार पेपरों में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पटवार में भी आया 2011 में। भारतीय संविधान निम्न में से किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। किस राज्य में सबसे अल्प अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था? यानी ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे कम अवधि का मात्र 12 दिनों का राष्ट्रपति शासन लगा था? तो ऐसा राज्य कौन सा है? उड़ीसा है, जिसमें राष्ट्रपति शासन सिर्फ कितने दिनों का लगा था? 12 दिनों का लगा था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? जीवी
मालूंकर। ये देखो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, पिछली बार अपने सेकंड ग्रेड में आया था, जीके के प्रश्न में, जीके के पेपर में आया था। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 20 जुलाई 1951। ये देखो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 20 जुलाई 1951 में। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? 1955 में बनाया था। भारतीय संसद ने एक बहुत विस्तृत रूप से नागरिकता अधिनियम बनाया था 1955 में। संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधित्व सर्वाधिक थे? संयुक्त प्रांत के। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम गठन सरकार का गठन कब हुआ था? सितंबर 1946। मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई? अक्टूबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन हुई? 9 सितंबर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 सितंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी ये। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला? 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक। ये लगभग अपने ये मान के चलें कि 14 दिन है वो ये चला था संविधान सभा का पहला अधिवेशन। तो पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को। तो बैठक पूरी होते ही संविधान सभा का सत्र है वो चलना शुरू हो गया। और पूरा कब हुआ? 23 दिसंबर को। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 31 अक्टूबर 1947। 15 अगस्त को अपना देश स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद में पहली बैठक कब हुई थी? 31 अक्टूबर को हुई थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का बहुत अच्छा प्रश्न है, अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। साथ साथ में चैनल को लाइक भी करते जाएं। आज अपने पूरे 200 प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जिसमें भारतीय संविधान के, जीके के, हिस्ट्री के, हिंदी के, पटवार, पुलिस, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, सब पेपरों के लिए उपयोगी अपने आज पढ़ने वाले हैं पूरे 200 प्रश्न। तो आप भी जल्दी जल्दी अपना मूल्यांकन कर सकते हो मेरे साथ साथ में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी बहुत बार पेपरों में पूछा जाने वाला प्रश्न है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, भारतीय संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था जो 22 जनवरी 1947 को पारित किसने किया था? यानी जो संविधान निर्माण में उद्देश्य प्रस्ताव है वो देखो, इसमें 2 प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न तो ये बन रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947। फिर दूसरा है, किसके हाथों से हुआ? जवाहरलाल नेहरू के हाथों से हुआ। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कौन कौन सी समितियां संविधान सभा ने नियुक्त की थी? तो एक तो संघ संविधान समिति बनाई थी, एक प्रांतीय बनाई थी और एक संघ शक्ति बनाई थी। 3 समितियां बनी थी मुख्य रूप से अपने पढ़ते हैं। इनके नाम भी आप पढ़ सकते हो। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसके हाथ में चिन्हित की गई है? जनता के हाथ में, यानी जनता द्वारा, जनता के लिए, है ना, जनता से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति ने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला था? कार्यकारी यानी अस्थायी रूप से, तो वो था गुलजारी लाल नंदा ने 2 बार ऐसी मुसीबत आई थी कि इन्होंने पदभार संभाला था। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मोरारजी देसाई। देखो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र, अब प्रधानमंत्री पद को कोई छोड़ना थोड़ी चाहता है, लेकिन कोई समस्या ऐसी आई होगी कि वो प्रथम व्यक्ति बन गए। कौन बन गए? मोरारजी देसाई। कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने अपनी इच्छा से क्या दिया? त्यागपत्र दिया। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जो अपने विधि में सबसे बड़े होते हैं के, है ना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है।
भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को, है ना। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। आज अपने पूरे 200 प्रश्न पढ़ने वाले हैं दोस्तों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करते जाएं। और जो प्रश्न आपके कोई समझ में नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, अपने सुझाव भी दे सकते हो। आज का वीडियो कैसा रहा? अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य में प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी थी? जो 31वां संविधान संशोधन लोकसभा में पारित हुआ उसमें 545 संख्या कितनी रखी? 545। और राज्यसभा में 200। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अभी हमने पढ़ा कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश के अलावा, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कर सकता है। दीवानी मामलों में संसद के सदस्यों को किस दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है? तो संसद के आरंभ होने के 40 दिन पूर्व तक और सत्र आरंभ होने के 40 दिन तक, है ना। संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाला प्रथम मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद। भारत के संप्रेक्षण और लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो केग जिसे बोलते हैं, वो लेखा प्रणालियों का प्रधान होता है। यानी विधि में ये सबसे बड़ा भी होता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। लोकसभा के सदस्य, ये भी ध्यान में रखना। प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? ये प्रश्न थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये थोड़ा छोड़ दो इसको। भारत के पहले भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष के जिसे नाम से जाना जाता है, वो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृता कौर। यानी सबसे ज़्यादा लंबी अवधि तक एक ही प्रभार किसके पास रहा था? अमृता कौर के पास रहा था। निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य है? जनता द्वारा लोकसभा अपन जानते हैं, राज्यसभा में प्रत्यक्ष जनता द्वारा नहीं होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। और राज्यसभा का 6 वर्ष का। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। मूल संविधान में राज्यों को कितने प्रवर्गों में बांटा गया है? 4। जो अपना मूल संविधान था, जब बना था संविधान, उस वक्त राज्यों को कितने श्रेणी में बांटा गया था? 4 श्रेणी में बांटा गया था। अगला है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कम से कम कितने साल का होना चाहिए? अगर 25 साल का कोई उम्मीदवार है वो संसद का चुनाव लड़ सकता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भारतीय संविधान किस दिन पूर्ण रूप से लागू हुआ था? भारतीय संविधान अभी अपने चर्चा कर रहे थे 26 जनवरी 1950 पूर्ण रूप से भारत में ये संविधान लागू हुआ था। लिखित सबसे बड़ा संविधान है भारत का। अगला है, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? 26 अक्टूबर 1962 को सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। ये भी ध्यान रखना, बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है? अभी हमने चर्चा की थी, जो विधि का सबसे बड़ा जो लेखाधिकारी होता है केग, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की फरमाइश पर जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो करता है।
भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? केवल एक प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। भारतीय संविधान अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली थी? 21 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में विभाजित है। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंडों पर कर सकती है? तो राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति मृत्युदंड पर कर सकती है ना। राष्ट्रपति से अपने देखते हैं ना, क्षमा याचिकाएं जो याचिकाएं लगती है उसमें मृत्युदंड पर क्षमा याचिका दे सकता है राष्ट्रपति। सैनिक अदालत द्वारा किए गए दंड में ऐसे मामले जो इसके अंतर्गत आते हैं उसमें राष्ट्रपति क्षमा याचिका राष्ट्रपति से लगाई जा सकती है। आपातकाल के दौरान निम्न में से किस प्रकार के स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? ये देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो कि जब देश में या राष्ट्रीय आपातकाल लगता है विशेष परिस्थितियों में, जो सबसे पहले देश में कब घोषणा हुई थी? 1962 में। अभी मैंने पढ़ा था। उस वक्त एक ऐसा अधिकार है जिसको समाप्त या पूर्ण रूप से उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, वो है जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता। जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो भारतीय संविधान ने लोकतंत्री गणतंत्र को अपनाया है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। बिल्कुल सही फरमाया आपने। मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस वक्त कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेपी कृपलानी। हालांकि कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी है, काफ़ी समय से 1885 में एम बनर्जी एम ने इसकी रचना की थी 1885 में। तो लेकिन इसमें ये पूछ रहा है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में उस वक्त कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेपी कृपलानी। और वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? पहले राहुल गांधी को बनाया थोड़े दिन, फिर अभी वापस सोनिया गांधी के पास है। देख लेना वो आप जो भी है। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? जो बड़े संविधान जब बना था, पारित हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम अपने देश में राज्यों की संख्या कितनी थी? 27 है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया? कूटनिरपेक्ष। जो 42वां संविधान संशोधन 1970 में हुआ था उसमें किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? कूटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। अगला है, संविधान के अनुसार भारत एक है संघों का राज्य। भारत एक क्या है? संघों का राज्य है। फिर अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? ब्रिटिश संसदात्मक। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाएगी? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली पर किस प्रकार के संविधान का स्पष्ट प्रभाव? ब्रिटेन का सीधा प्रभाव भारतीय संसदीय प्रणाली पर पड़ता है। यानी यूँ कहें कि भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसकी प्रेरणा संविधान में कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। और संसदीय की ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगर संविधान में कोई संशोधन करना है तो ये अपने प्रेरणा कहाँ से लेकर आए थे? दक्षिण अफ्रीका से लेकर आए थे। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का नाम अब आपको पता है बदल दिया है। योजना आयोग का नाम क्या कर दिया है? नीति आयोग कर दिया है। क्या कर दिया है? नीति आयोग। इसका नाम किसने बदला था? नरेंद्र मोदी ने बदला था। और योजना आयोग का नाम क्या बदल दिया? नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, भारत की नागरिकता निम्न में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो भारत की नागरिकता 3 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। या तो उसने जन्म लिया हो, या देशीयकरण देश में आके वो 5-6 साल का जो क्रम है वो रहा होगा, या वंशानुक्रम के आधार पर ली जा सकती है।
पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना था? 1951 में। पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 में बना था। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु तो उम्मीदवार की अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं, यानी आदमी जब तक मरता नहीं है तब तक राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है, मरने के बाद में नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है 1950 में योजना आयोग का गठन निम्न में से किसके संकल्प द्वारा दिया गया? संघ मंत्रिमंडल के आधार पर दिया गया। योजना आयोग है ना, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। संविधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन था? तमिलनाडु। संविधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा था? तमिलनाडु। अगला प्रश्न है लोकसभा का सचिवालय किसकी देखरेख में कार्य करता है? संसदीय मामले के मंत्री के देखरेख में। संसदीय मामले के जो मंत्री है और लोकसभा का सचिवालय उसकी देखरेख में चलता है। विधान परिषद सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? विधान परिषद में सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष होने चाहिए और संसदीय सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होने चाहिए। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ये कोटेशन किसने दी थी? सरोजिनी नायडू ने। बहुत फेमस कोटेशन है, ये सेकंड ग्रेड में आई हुई है। सेकंड ग्रेड 2015 की जो वैकेंसी हुई थी उसमें आई है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में चिड़िया के समान है, जो इसकी तुलना किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने की थी। बहुत अच्छा वक्तव्य है। देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई थी? देश में सबसे पहले 1957 में केरल में हुई थी। किस राज्य की विधान परिषद की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश की है। किसकी है? यूपी की। अगला प्रश्न है प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है? वहाँ के राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान में 3 सूचियों की व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से की गई है? तो 3 सूचियों की व्यवस्था हमने बताया ना, भारतीय संविधान की आधारशिला ही क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर रखी गई है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होते समय राज्यसभा का सदस्य था। कौन था? इंदिरा गांधी। ये भी आपको याद रखना है कि उस हालांकि और भी ऐसे प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन सबसे पहले उसमें उस व्यक्ति का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री के पद पर राज्यसभा का सदस्य था, तो वो कौन था? इंदिरा गांधी। ये भी 2011 के सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। 2011 के जीके के प्रश्न में आया था ये, इंदिरा गांधी। निम्न में से किस समिति का सदस्य मंत्री नहीं हो सकता है? अगर प्रावकलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति या लोक लेखा समिति का कोई मंत्री है, समिति का सदस्य है, तो वो मंत्री नहीं कहलाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाने वाला है। दल बदल से संबंधित किसी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? सदन के अध्यक्ष का होता है। राज्यसभा को कौन से ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है? यानी ऐसे अधिकार जो राज्यसभा को प्राप्त है, लोकसभा को नहीं है। तो राज्य सूची की किसी विषय को राष्ट्रीय महत्ता घोषित करना और अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना, ये पावर किसके पास है? राज्यसभा के पास है। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। अगला है राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? वी.एस. रमा देवी। बहुत अच्छा प्रश्न है। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव वी.एस. रमा देवी। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति लिए बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रह सकता है? 60 दिन तक। संसद का कोई सदस्य 60 दिन तक बिना अनुमति लिए बाहर रह सकता है। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? 1962 में। 1962 में आपको ये भी याद रखना चाहिए कि सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी 1962 में। भारत का संविधान
को किस प्रकार वर्णित करता है? राज्यों का संघ। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। पूरे देश को कितनी क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है? पूरे देश को 5 में बांटा गया है। क्या पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है? बिल्कुल है। जो छोटे मोटे जो कर है वो पंचायत अपने स्तर पर लगा सकती है। निम्न में से किस राज्य में 1980 तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ था? महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें 1980 तक कोई राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ था। राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? कोई निश्चित नहीं है। किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई? 1985 में। किस प्रकार के विधान परिषद की संख्या सबसे कम है? किस राज्य के विधान परिषद की संख्या सबसे कम है? जम्मू कश्मीर। अब आपको पता है कि जम्मू कश्मीर क्या बन गया है? केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1971 में। वोट के अधिकार से क्या तात्पर्य है? नागरिकता का अधिकार है। वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। शून्यकाल क्या है? जब सदन में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार होता है। शून्यकाल कितने बजे प्रारंभ होता है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो संसद में शून्यकाल है वो कितने बजे प्रारंभ होता है? समय आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जाती है। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? गुलजारीलाल नंदा ने। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? 1 प्रकार की। यह देखो, प्रश्न दोबारा आ गया ना। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम राज्य को राज्य का दर्जा दिया गया था? 1975 में। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? राज्यों के लिए। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना जरूरी है? 1 साल में 2 बार होना जरूरी है। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति चुना जा सकता है? कई बार। यानी भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए हमने पहले पढ़ा था कि उम्र की, अधिकतम उम्र की कोई बाध्यता नहीं है और 1 से अधिक बार भी चुना जा सकता है। 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? महात्मा गांधी ने 1922 में मांग करती थी, स्वतंत्रता से पहले। संसद पर होने वाले खर्चों पर नियंत्रण कौन रखता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो विधि का सबसे बड़ा लेखाधिकारी होता है वो। अगला प्रश्न है, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? संसद सत्र शुरू होने पर जो दोनों की संयुक्त बैठक होती है। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वैश्विक मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था? नहीं किया गया था। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, संविधान का संशोधन है वो 5 प्रकार से किया जा सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? अकाली दल। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? ये देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है।
ये पिछले बार आया था एक कंपटीशन पेपर में। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय के पास से भेजे जाते हैं। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, संविधान सभा के द्वारा किया गया था। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह, जो लगातार 2 बार रहे। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। केरल का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में। केरल का उच्चतम न्यायालय कहाँ है? एर्नाकुलम में। हरियाणा राज्य कब बना था? 1 नवंबर 1966 में। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। दादरा एंड नगर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? मुंबई उच्चतम न्यायालय। ये देखो, ये भी रेलवे में बहुत बार पूछा जाता है। दादरा एंड नगर हवेली है वो उच्चतम न्यायालय मुंबई उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत आता है। डोगरी भाषा, डोगरी भाषा किस राज्य की है? जम्मू और कश्मीर की है। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में राय कौन देता है? वित्त आयोग देता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? रामधारी सिंह दिनकर। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये देखो, ऐसा प्रश्न आपको बहुत कम मिलेगा। ऐसा कौन सा हिंदी साहित्यकार था जो राज्यसभा का सदस्य रह चुका है? कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, जाने माने कवि है। किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? 3 तरीके से की जा सकती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? 4 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र है? 56 से 36 से 51 में। अनुच्छेद 36 से 51। किस देश के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा ली गई? आयरलैंड से ली गई है। और संविधान संशोधन अभी हमने पढ़ा था, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है? नहीं। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वैधानिक शक्ति प्राप्त है? नहीं। तो दोस्तों, आज हमने पढ़े पूरे इस वीडियो में 200 क्वेश्चन। कोई प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। पर कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर सब्सक्राइब आपने कर दिया है तो लाइक करना भी मत भूलें, शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा बार वीडियो को देखें। समझ में नहीं आए, कोई समस्या हो तो अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।